औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे का बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। लाउडस्पीकर से अजान होगी तो हनुमान चालीसा को बजाएंगे। 4 मई से लाउडस्पीकर पर अजान तो हनुमान चालीसा बजाएंगे। हर जगह हनुमान चालीसा सुनाई देनी चाहिए। राज ठाकरे ने ये तमाम बातें की हैं औरंगाबाद की अपनी रैली में। उन्होंने कहा कि 4 मई से लाउडस्पीकर पर अजान होगी तो हनुमान चालीसा उससे दोगुनी आवाज पर सुनाई देगी। महाराष्ट्र में दंगा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हर जगह हनुमान चालीसा सुनाई देनी चाहिए, ये कहा है राज ठाकरे ने। महाराष्ट्रामधली शांतता आम्हाला बिघडवायची नाही, इच्छाही नाही, गरजही नाही। परंतु जर समजा उत्तर प्रदेशमध्ये जर समजा लाऊडस्पीकर जर उतरवले जाऊ शकतात तर माझ्या महाराष्ट्रात का नाही उतरवले जाऊ शकत? सगळेच्या सगळे लाऊडस्पीकर हे अनधिकृत आहेत। सगळेच्या सगळे लाऊडस्पीकर अनधिकृत आहेत। 3 तारखेला ईद आहे। त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष कालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। विनंती करून जर समजत नसेल तर आमच्या समोर दुसरा पर्याय उरत नाही। हिंदू वोट की लड़ाई ठाकरे परिवार तक आई। राज ठाकरे ने लिया प्रण, औरंगाबाद में सजा रण। हिंदुत्व का एजेंडा, सबसे ऊपर किसका डंडा? प्रभू श्री रामाची प्रतिमा भेट देण्यात येत आहे। भगवाधारी हुए राज, क्या हिला देंगे उद्धव का ताज? लाऊडस्पीकर हा सामाजिक विषय आहे, हा धार्मिक विषय नव्हे। आणि लाऊडस्पीकर या विषयाला जर समजा तुम्ही धार्मिक वळण देणार असाल तर त्याचं उत्तर आम्हाला धर्मानेच द्यावं लागेल, एवढं पण तुम्ही लक्षात ठेवावं। आमची इच्छा नसताना आम्हाला टोकाची भूमिका घ्यायला लावू नका। महाराष्ट्रामधली शांतता आम्हाला बिघडवायची नाही, इच्छाही नाही, गरजही नाही। परंतु जर समजा उत्तर प्रदेशमध्ये जर समजा लाऊडस्पीकर जर उतरवले जाऊ शकतात तर माझ्या महाराष्ट्रात का नाही उतरवले जाऊ शकत? तमाम हिंदू बांधवांना भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। रस्त्यावरती येऊन तुम्ही नमाज पढताय, कोणी अधिकार दिले तुम्हाला? हिंदुत्व और मराठी स्वाभिमान, इन दो पटरियों पर अपनी सियासी रेलगाड़ी का इंजन दौड़ाने के लिए राज ठाकरे औरंगाबाद आए। 34 साल बाद जिस मैदान से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने अक्खा महाराष्ट्र में हिंदुत्व की हुंकार भरी थी, वहीं से राज ठाकरे ने अपनी सियासत में सेकंड इनिंग का शंखनाद किया। ज्या दिवशी या देशातल्या या समाजाच्या अंगामध्ये शिवाजी नावाचं भूत येईल ना, त्या दिवशी अख्खं जग पादाक्रांत करून टाकू आपण। ज्या महाराष्ट्राने या देशाला विचार दिला, समाजवादाचा विचार या महाराष्ट्रात गेला, बुद्धिझमचा विचार या महाराष्ट्रात गेला, हिंदुइझमचा विचार या महाराष्ट्रात गेला, कम्युनिझमचा विचार या महाराष्ट्रात गेला। हा महाराष्ट्र चढपडतोय आणि यांच्या सगळ्यांचे सगळं काय जे रोजच्या रोज जे बोलतात ते आम्ही हसण्यावर देतोय। रोजच्या रोज आमचा महाराष्ट्र खड्ड्यात जातोय। भगवा झंडा, भगवा मंच, शिवाजी का निशान और पोस्टर पर एंग्री हनुमान। राज ठाकरे ने सारे सिंबल बहुत सोच समझकर उठाए हैं। राज एक्शन में है, इसलिए उद्धव ठाकरे टेंशन में है। ठाकरे परिवार के अंदर ये टक्कर लाउडस्पीकर के चक्कर में शुरू हुई। लाउडस्पीकर पर अजान वाली बॉल उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी के पाले में डालकर अपना पल्ला छुड़ा लेना चाहते हैं। गेल्या आठवड्यामध्ये
माननीय गृहमंत्र्यांनी एक सर्वपक्षीय बैठक घेतली आणि त्याच्यात असंच ठरलं की हा निर्णय जसं नोटबंदी देशभर केलात ना, लॉकडाऊन देशभर केलात ना, मग भोंगाबंदी देशभर करा ना। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे की तरह कपड़े पहनकर राज ठाकरे खुद को उनके जैसा समझने लगे हैं। हकीकत यह है कि राज ठाकरे बीजेपी की बी टीम नहीं बल्कि डी टीम है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, मगर राज ठाकरे अब खुल्लम खुल्ला मैदान में आ गए हैं और उद्धव को ललकार रहे हैं। काय फडफडायला लागले, शरद पवार सांगतात की दोन समाजामधला म्हणे हे दुई माजवतायत। हे महाराष्ट्र आणि देशासाठी म्हणे योग्य नव्हे, मी दुई माजवतोय। पवार साहेब, आपण जाती जातीमध्ये जे भेद निर्माण करताय ना, त्याने दुई माजते आहे। प्रत्येक व्यक्ती जातीतनं बघायची। हातामध्ये पुस्तक घेतल्यानंतर पुस्तकाचा लेखक कोणत्या जातीचा आहे त्याचा विचार करून बोलायचं। महाराष्ट्र की सियासत में नंबर गेम के तराजू पर तौल कर देखें तो बाल ठाकरे के बेटे के आगे उनके भतीजे का कोई सियासी वजूद नहीं दिखता। लेकिन यह भी सच है कि ठाकरे होने का टाइटल राज से कोई छीन भी नहीं सकता। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख अब तक मराठी मानुष, मराठी अस्मिता और मराठी स्वाभिमान की सियासत कर रहे थे। मुंबई में उत्तर भारतीयों की पिटाई से एमएनएस को वोट कम मिले, बदनामी ज्यादा हुई। एमएनएस का दायरा मुंबई और पुणे तक सीमित रहा। राज ठाकरे पहली बार हार्डकोर हिंदुत्व का एजेंडा लेकर आए हैं और झंडे पर बजरंग बली को बिठाया है। राज की ठाकरे ब्रांड पॉलिटिक्स में ये पैराडाइम शिफ्ट है, जिसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर दिखेगा जरूर। राज ठाकरे से निपटने के लिए ही उद्धव ठाकरे ने बंद कमरे में बीजेपी की डी टीम का शिगुफा छेड़ा है। शिवसेना जो बातें फैला रही है उसके मुताबिक महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की ए टीम है, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, नवनीत राणा और रवि राणा बीजेपी की सी टीम है और राज ठाकरे बीजेपी की डी टीम है। बी टीम से डी टीम तक की ये कैटेगरी शिवसेना ने राज ठाकरे को ह्यूमिलिएट करने के लिए बनाई है। ओवैसी हैरान है कि भाइयों के झगड़े में वो मुफ्त में बदनाम है। लॉ एंड ऑर्डर सुप्रीम है, पीस को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। हमारा मानना ये है और हमारा डिमांड ये है कि आप अगर किसी को परमिशन देते हैं तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि जहाँ भी आप परमिशन दे रहे हैं वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई ब्रीच ऑफ पीस ना हो। राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटे तो एमएनएस के नेता 3 मई को पूरे महाराष्ट्र में महाआरती कराएंगे। राज ठाकरे महाराष्ट्र में यूपी के योगी मॉडल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर यूपी में लाउडस्पीकर उतर सकता है तो महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगर उत्तर प्रदेश के मौलाना मौलवी तैयार है तो महाराष्ट्र की भी मौलवी तैयार है। वो आपस में बात करते, हमारे साथ बात करते, तभी बोलते कि हमको सरकार अगर हमको बुला लेती है और कुछ सुधार निकालती है तो हम तैयार है, लेकिन सरकार ही इनिशिएटिव नहीं ले रही है। ये वोट के तुष्टीकरण का मामला है, वोट बैंक है, वोट पॉलिटिक्स है। उसकी वजह से ये स्टेट गवर्नमेंट जो बैठे हुए 3 पार्टी है वो तैयार नहीं है, लेकिन मौलाना और मौलवी लोग तैयार है। अगर उधर हो सकता है तो इधर भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे मस्जिदें है, उधर के लाउड स्पीकर ऑलरेडी वो लोगों ने उतार दिए है। जो बाकी है वो लोग बोल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट हमको आदेश देती है तो हम तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट ही इसमें इनिशिएटिव नहीं ले रही है। फायर ब्रांड हिंदुत्व के प्रोजेक्शन के लिए राज ठाकरे ने जिस औरंगाबाद को चुना वहां असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी का सांसद है, इसलिए हिंदुत्व की टक्कर को ओवैसी भी टकटकी लगाकर देख रहे हैं। इसकी जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें पूरी कोशिश ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन मानने वाला है। तो उसमें कांग्रेस भी रेस में है, भाजपा है, शिवसेना है, आप पार्टी है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है। सब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी में हम सबसे आगे हैं, तो वो कंपटीशन हो रहा है उसका।
महाराष्ट्र में 80% हिंदू वोट है। यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने जो कर दिखाया वो महाराष्ट्र के लिए भी मॉडल हो सकता है। यह एहसास सभी पार्टियों को हो चुका है। महाराष्ट्र में अब तक क्या होता रहा है और अब क्या अंतर आया है, इसे समझते हैं। शरद पवार मराठा वोटों के लिए कार्ड खेलते हैं और मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए पवार ने सबसे ज्यादा मुस्लिम नेताओं को एनसीपी में रखा है। कांग्रेस मिक्स सेंटिमेंट पर चलती है। मुंबई में वो बाहरी वोटरों के सहारे है, मराठवाड़ा में वो मराठों की बात करती है, विदर्भ में किसानों की बात करती है और कोंकण में मछुआरों की हिमायती बनती है। शिवसेना मराठी मानुष और मराठी अस्मिता का झंडा उठाकर चलती है और हिंदुत्व को अपना एजेंडा बताती है। जब से ये तीनों पार्टियां एक साथ आई हैं और जब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की ठाकरे सरकार बनी है, इन तीनों पार्टियों का पूरा गणित बिगड़ गया है। हिंदुत्व का मुद्दा शिवसेना अब खुलेआम नहीं उठाती, बीजेपी इसी मुद्दे पर उसे टेस्ट करती है और जब राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी जैसा कोई कांड हो जाता है तो बीजेपी को मौका मिल जाता है। तुम्हाला छोटासा सवाल आहे, हनुमान चालीसा म्हटल्याने रामाचं राज्य उलथवलं जाईल की रावणाचं राज्य उलथवलं जाईल? हनुमान चालीसा म्हटल्याने कोणाचं राज्य उलटवलं जाईल? गदाधारी हिंदुत्व, घंटाधारी हिंदुत्व, आणि मग तुम्ही असं म्हणालात की उद्धवजी तुम्ही गदाधारी आहात। महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मुश्त 80% हिंदू वोट की बात हुई है। हनुमान का नाम लेकर और जय श्री राम के नारे लगाकर राज ठाकरे ने लीड ली है। हिंदू वोट के लिए ही नवनीत राणा और रवि राणा जेल तक चले गए और अब भी जेल में बंद हैं। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के सभी विधायकों और पार्षदों को लेकर हुतात्मा चौक पहुंचे। भगवा साफे में फडणवीस ने वही नारे लगाए जो कभी बाल ठाकरे लगवाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे विधायक, निगम पार्षद इस हुतात्मा स्मारक पर आए हैं। महाराष्ट्र के निर्माण के लिए जिन्होंने अपना हुतात्मा दिया, ऐसे सारे हुतात्माओं को हम अभिवादन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि महाराष्ट्र में बसने वाले जन जन के विकास के लिए महाराष्ट्र हमेशा प्रयासरत रहे और ये महाराष्ट्र आगे ही बढ़ता रहे, ये हमेशा अग्रसर रहे, ऐसे ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं। औरंगाबाद में जिस वक्त राज ठाकरे की रैली चल रही थी, ठीक उसी वक्त मुंबई में देवेंद्र फडणवीस ने बूस्ट अप डोज रैली शुरू की। ये बूस्ट अप डोज रैली बीएमसी चुनाव में बीजेपी के चांस को बूस्ट अप देने के लिए हुई। मंच पर लगे स्क्रीन को गौर से देखें तो यहाँ वीर विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर सबसे फ्रंट पर दिखती है। सावरकर महाराष्ट्र में हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकॉन है। शिवसेना की दिक्कत है कि गठबंधन धर्म निभाने के लिए अब वो खुलेआम सावरकर का नाम भी नहीं लेती। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार में उद्धव से ज्यादा उनके मंत्री बोलते हैं और अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। हर एक को अपना प्रोग्राम करने का अधिकार है, प्रोग्राम करे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अगर कोई करने का काम करेगा तो कानून जो है सख्ती से उसके साथ जो है अपना काम करने का काम करेगा। कुछ लोग अपना अस्तित्व खो चुके हैं, उनकी पार्टी कहीं दिख नहीं रही है, तो किसी न किसी तरीके से दो मजहबों के बीच में ना इत्तेफाकी पैदा करना, बातें ऐसी करना जिसमें जो है कोई तथ्य ना हो और कुछ भी बातें करके अपनी खोई हुआ अस्मिता या खोई हुई अस्तित्व अपनी पार्टी की बचाने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं। औरंगाबाद में राज ठाकरे का भाषण शुरू होने से पहले उद्धव ठाकरे भी टीवी पर आए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे ने राज की रैली पर कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी नजर भी औरंगाबाद पर टिकी रही है। मराठवाड़ा के मैदान में राज ठाकरे ने बोलना शुरू किया तो पूरे महाराष्ट्र में सभी मराठी चैनलों ने इसी भाषण को लाइव दिखाया। शिवसेना ने राज की रैली को डाउन प्ले करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रैली शुरू होने से पहले ही शिवसेना ने इसे फ्लॉप शो बताना शुरू कर दिया था, लेकिन भीड़ को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। औरंगाबाद से मजलिस के सांसद इम्तियाज जलील ने 4 कदम आगे जाकर यह दावा किया कि राज ठाकरे की रैली को कामयाब बनाने के लिए मैदान का सिलेक्शन शरद पवार की एनसीपी ने किया था। शहर के बीचों बीच जो रैली की परमिशन दी गई है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था अगर किसी दूसरी जगह के ऊपर बहुत सारे सुझाव आए थे, लेकिन जानबूझकर
ये महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय और एनसीपी पार्टी की तरफ से ऊपर से आदेश आया है कि ये सांस्कृतिक मंडल के ऊपर है तो ये जगह दी जाए करके। अगर शहर में ये जानते हुए कि ईद का माहौल है, इतने सारे लोग बाजारों के अंदर है, बच्चे हैं, औरतें हैं, सब बाजार के अंदर है, अक्षय मतलब सारे त्योहार का जो है 2 साल के बाद है तो लोग है तो मार्केट के अंदर आए हैं, दुकानदार जो है वो पूरा अपना सामान भर के रखे हुए हैं, और ऐसे माहौल के अंदर उन्होंने यहाँ पर परमिशन देना कहीं ना कहीं ये एक ऐसी एक चाल चली जा रही है। राज ठाकरे ने औरंगाबाद से शुरुआत कर दी है। 2 दिन बाद जब अल्टीमेटम की मियाद खत्म होगी तब राज ठाकरे का रियल टेस्ट होगा। राज ठाकरे ने अगर 3 मई का टेस्ट पास कर लिया और 5 जून को अगर राज ठाकरे का अयोध्या का शो भी सक्सेसफुल रहा तो महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर आज की तस्वीर से बिल्कुल बदल जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।